जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th हिंदी के चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो एक निबंध है, इनका आज हम लोग ऑल सब्जेक्टिव देख चुके हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग आज इनके सभी सब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये इस चैप्टर का नाम है, जो कि एक निबंध है। क्या है? निबंध है, ठीक ना? निबंध है। इसका पहला सवाल है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? देखिए, लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं, लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद। वो है जातिवाद का पोषक। लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं, लेखक जो है जातिवाद के पोषक की विडंबना की बात करती है। इसका कहना है, भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। इनका कहना है, जो भारत में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी गांव हैं जो पढ़ लिख कर भी, शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। इसका कहना है, विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। यानी कार्य कुशलता के लिए, काम शांति से होने के लिए लोगों को आप बांट देते हैं। इसका कहना है होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। उसका कहना है काम के आधार पर बांटिए, न कि जाति के आधार पर, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा स्वरूप है। यानी श्रम विभाजन है जो है ये जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसका ये कहना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। देखिए, अगला प्रश्न है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? क्या तर्क जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो देखिए, जातिवाद के जो पोषक हैं, जातिवाद के पक्ष में महान संविधान विधाता डॉक्टर अंबेडकर साहब, यानी संविधान निर्माता, यह होगा संविधान निर्माता, गलती हो गया, संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। इसका कहना है, कार्य कुशलता के आधार पर और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। कुछ लोग का मानना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। कुछ लोगों का मानना है कि श्रम विभाजन जो है वो जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। इसमें कोई बुराई नहीं है। उसका कहना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। श्रम विभाजन जो है, जाति प्रथा जो है, वो श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। तो इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। इनका कहना है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ यह श्रमिक यानी लोगों को भी विभाजन करना शुरू कर दिए हैं, विभाजन करने का रूप ले लिए हैं। अगला प्रश्न, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जातिवाद के पक्ष में जो तर्क दिए गए थे, उसमें लेखक की यानी भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो देखिए, जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कई आपत्ति जताते हैं। यहाँ पे जलते नहीं, जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है, वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या न हो, और वह अपने पेशे और समाज का विकास नहीं कर पाता। उसका कहना है, यह जो है माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए उसे उस पेशे में ही बांध दिया जाता है, चाहे उसको उसमें रुचि हो या ना हो। अगला प्रश्न है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप
क्यों नहीं कही जा सकती है? इनका कहना है जाति प्रथा, भारतीय जाति प्रथा होगा, यहाँ सिर्फ जाति नहीं होगा, जाति प्रथा। जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो आइए देखते हैं उत्तर। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों, यहाँ श्रमिकों होगा, श्रमिकों के रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता पिता के गर्भ में ही श्रम विभाजन को तय कर दिया जाता है। इसका कहना है जब बच्चे माँ के गर्भ में ही पल रहे होते हैं तभी उनका श्रम विभाजन तय कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विविधता और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? आइए देखते हैं। देखिए, हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है। क्यों माना जाता है? चूंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही जीवन भर के लिए उसी पेशे में बंध जाता है। यानी उनके माता पिता का जो पेशा होता है, उसी पेशा में वह जीवन भर के लिए बंध जाता है। वह मनपसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता। वह अपने मनपसंद का कार्य करना चाहता है लेकिन वह नहीं कर पाता है, जिससे अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है, जिससे वह अपने समाज का, अपने घर का और अपने देश का विकास नहीं कर पाता है। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। हिंदू धर्म में जो है जाति प्रथा के अनुसार पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है, यानी उसे उसी पेशा में रहना होगा, वो नहीं बदल सकता है। अगला प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक जो है यानी भीमराव अम्बेडकर साहब आजकल उद्योग में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि लेखक जो है उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानते हैं? तो गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। क्यों मानते हैं? तो क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि के अनुसार पेशा चुनने की आज़ादी नहीं होती है। जाति प्रथा के आगे मनुष्य के भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता है। इसका कहना है जाति प्रथा के आगे मनुष्य के भावना, रुचि या उसमें कौन काम करने में उसका दिलचस्पी है, कौन करने में नहीं है, उनका कोई महत्व नहीं होता, उनका कोई मतलब नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता है। उसको वही काम मजबूरी में आकर करना होता है और मजबूरी में मनुष्य को अपना जातिगत पेशा वाला काम करना पड़ जाता है। यानी उनके पेशे के अंतर्गत जो भी कार्य होता है वह मजबूरन होकर के वही काम उसे करना पड़ जाता है, जिसके कारण बेरोजगारी, उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को माना है। अगला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलू में जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। पहला है अस्वाभाविक श्रम विभाजन, जो अस्वाभाविक रूप से श्रमिकों को विभाजन करता है। बढ़ती बेरोजगारियों की संख्या बढ़ते हुए श्रम और रुचि तथा विविधता में श्रम का चुनाव, आदर्श तथा सभ्य समाज। अगला प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना
स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को सबसे ज़्यादा आवश्यक माना है? विशेषताओं को सबसे ज़्यादा आवश्यक माना है तो महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक मानता है। भीमराव अंबेडकर साहब जो है वो लोकतंत्र की स्थापना के लिए सबसे महत्व जो मानते हैं, सबसे आवश्यकता जो सबसे ज़्यादा चीज़ आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा जरूरी पड़ती है, वो जरूरी पड़ती है किसकी? स्वतंत्रता, आज़ादी की, समानता। सबको एक समान होना चाहिए, किसी को ऊंचा का दर्जा, किसी को नीचा का दर्जा नहीं देना चाहिए एवं बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक मानता है। ऐसे समाज को वह आवश्यक मानता है। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारा का संबंध होना चाहिए। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारा, जिसे भाईचारा का मतलब होता है भाई के समान रहना, भाई के समान महत्व देना, भाईचारा का संबंध होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जात पात, छुआछूत की भेदभावना मन में नहीं होनी चाहिए। तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसे अपनाने से देश की एकता, अखंडता मजबूत होगी। तो इस चैप्टर में सब्जेक्टिव टोटल 8 ही थे, तो 8 सब्जेक्टिव को हम लोग देख चुके हैं। तो ये चैप्टर आपका लास्ट हो गया। 3 वीडियो में, एक वीडियो में आपको मिल गया लेखक परिचय और पाठ का सारांश, और दूसरा वीडियो में यानी वीडियो पार्ट 2 में मिल गया आपको इसके सभी ऑब्जेक्टिव, और इस वीडियो यानी वीडियो पार्ट 3 में मिल गया आपको इनका ऑल सब्जेक्टिव। तो अब हम लोग इससे आगे देखेंगे चैप्टर 2। क्या? चैप्टर 2 जो है 20 का दांत। तो इसके अगले वीडियो में हम 20 के दांत का लेखक परिचय और पाठ्य सारांश को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।